नमस्कार सभी को। मैं पार्वती आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद पैशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी UGC नेट JRF की तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि तू हिम्मत मत हार, क्योंकि क्या पता गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है। तो इस तरह से हमें अपनी तैयारी करते हुए हार नहीं माननी है। कई बार ऐसे होता है कि कुछ विद्यार्थी बहुत बार UGC नेट JRF का अटेम्प्ट दे चुके होते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी गलती की वजह से उनका पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाता है और वो हार मान के बैठ जाते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि अब तो वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, उनसे ये नेट JRF का पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने पेपर पर ध्यान देना चाहिए कि हमने गलतियां कहाँ की है, क्या ऐसी हमने गलतियां की हैं जिसकी वजह से हमारा पेपर क्वालिफाई होने से रह गया, और जिनका भी पेपर क्वालिफाई हुआ है उन्होंने क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से उनका पेपर क्वालिफाई हो गया है। हमें अपनी गलतियों पर काम करना है। हमारी खूबियां तो हमें पता है कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, किस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं, कंटेंट हम कहाँ से ले रहे हैं, वो तो हमें सब पता है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि हम अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देते कि हमने पेपर को करने में या अपनी तैयारी को करने में हमने क्या गलती की है जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक गया। तो हमें अपनी खूबियों को न देखते हुए हमें अपनी कमियों पर काम करना है, और जो कमियां हमें पिछली बार रह गई थी, हमें उन कमियों को, उन गलतियों को फिर से दोहराना नहीं है। उनसे सीख लेते हुए हमें उन्हें सुधार करते हुए अपने पेपर को बहुत अच्छी बढ़िया तरह से करना है। चाहे हम अपने पेपर की तैयारी कर रहे हों, चाहे हम एग्जामिनेशन हॉल में उस 3 घंटे को के प्रेशर को झेलते हुए हम अपना पेपर दे रहे हों, तो हमें अपनी गलतियों पर ध्यान देते हुए उन्हें दोहराना नहीं है और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। यकीन मानिए, एक ना एक दिन आपका UGC नेट JRF का पेपर ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा, ये मुझे उम्मीद है। तो आज हम KVS PGT हिंदी का जो अभी 2023 में पेपर हुआ था, शिफ्ट 1 के पेपर का हम आज एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आ गई है, रिवाइज्ड आंसर की अभी आनी बाकी है। तो रिवाइज्ड आंसर की में भी कुछ 2-4 प्रश्न आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्शन लगाया हुआ होता है बहुत से विद्यार्थियों ने। तो ऑब्जेक्शन की लगाई की वजह से अगर उनका ऑब्जेक्शन सही साबित हो जाता है तो फिर रिवाइज्ड आंसर की में उन प्रश्नों को सही कर दिया जाता है, और फिर ये ग्रेस मार्क जो है ये फिर सभी को ही मिलता है, सभी को इसका फायदा मिलता है। तो अभी जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग हम आज के इस KVS PGT 2023 के पेपर का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पहला पेपर तो कॉमन होता है। कॉमन सेक्शन को छोड़ते हुए हम हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। अपने सब्जेक्ट का हम आज एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि KVS में PGT का जो पेपर हुआ था, शुरू के 80 नंबर तो कॉमन पेपर के थे, और उससे आगे के यानी कि 81 नंबर से और 180 नंबर तक यानी कि 100 प्रश्न हिंदी सब्जेक्ट के आए थे। तो आज हम इन हिंदी के 100 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। इक्यासी से 85 नंबर तक के प्रश्न तो पैराग्राफ को लेकर थे, और पैराग्राफ चाहे किसी भी पेपर का हो बहुत आसान पूछा जाता है। बहुत बार तो ऐसे होता है कि टू द पॉइंट ही उसमें प्रश्नों का उत्तर दिया होता है। आप प्रश्न पढ़ेंगे, अगर आपने पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको पैराग्राफ से ही प्रश्न का उत्तर देखने को मिल जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि थोड़ा घुमा फिरा के वो प्रश्न पूछे। तो इसलिए पैराग्राफ के प्रश्न
अगर हम थोड़ा समय देंगे तो हमारे पांचों के पांचों प्रश्न ठीक होने संभव हो जाते हैं। तो पैराग्राफ को ना देखते हुए, क्योंकि पैराग्राफ तो हर एक पेपर में अलग अलग आते हैं, कभी भी ये रिपीट नहीं होते हैं, तो इसलिए पैराग्राफ के शुरू के 5 प्रश्नों को छोड़ते हुए हम आगे अपने 86 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 86 नंबर का प्रश्न पूछा गया था कि पंडित अलोपीदीन निम्नलिखित में से थे, यानी कि एनसीईआरटी पर था, पीजीटी है तो एनसीईआरटी तो जरूर पूछेंगे, और इसमें 11वीं और 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे गए थे। तो इसमें पंडित अलोपीदीन जो कि नमक का दरोगा कहानी से है, तो उसमें पंडित अलोपीदीन निम्नलिखित में से थे दरोगा, सिपाही, जमींदार या साहूकार, क्या थे? तो हमें ध्यान रखना है ये जमींदार थे। फिर अगला प्रश्न आता है कि बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, बाल मुकुंद गुप्त इनमें से कौन सी रचना है? तो वो हो जाएगी विदाई संभाषण, बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, जो इन्होंने लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लिखी थी। गलता लोहा अगर हम इसमें देखेंगे, अद्भुत अपूर्व स्वप्न और मियां नसीरुद्दीन, तो अब हमें इन तीनों का भी हमें उत्तर पता होना चाहिए। अब इस प्रश्न में हमने बाल मुकुंद गुप्त की रचना तो बता दी कि विदाई संभाषण है, लेकिन अब इन 3 रचनाओं के लेखकों का भी हमें नाम पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि क्या पता अगले पेपर में इन तीनों में से ही किसी को उठा के पूछ लिया जाए कि इनके रचनाकार कौन है। तो हमें बहुत ही गहराई से कोई भी प्रश्न पत्र हो उसका गहराई से अध्ययन करना है, हमें चारों ऑप्शंस को लेते हुए चलना है। तो विदाई संभाषण तो है, वो बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। गलता लोहा जो है ये शेखर जोशी की रचना है। अद्भुत अपूर्व स्वप्न ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। मियां नसीरुद्दीन ये कृष्णा सोबती की रचना है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे इसमें तो पूछ लिया कि बाल मुकुंद गुप्त की रचना पूछ लिया, सिर्फ विदाई संभाषण। अब ये जो 3 ऑप्शन है इनमें से भी आगे किसी पेपर में प्रश्न बना के पूछा जा सकता है कि इन रचनाओं के रचनाकार कौन है, तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। फिर है विदाई संभाषण नामक व्यंग्य किसका है? तो विदाई संभाषण जो है ये बाल मुकुंद गुप्त का व्यंग्य है। अब जैसे कि इससे ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा, इन ऑप्शंस में विदाई संभाषण ये दे रखा है, प्रश्न पूछ लिया गया कि बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, तो वो विदाई संभाषण है। और अगले प्रश्न में पूछ लिया कि विदाई संभाषण नामक व्यंग्य किसका है, तो ये बाल मुकुंद गुप्त का है। तो अगर हमने बाल मुकुंद गुप्त की सभी रचनाओं को, चाहे वो व्यंग्य हो या चाहे निबंध हो, अगर हमने बहुत अच्छी तरह से याद कर रखे हैं, तो यहाँ पर हमारी 2 प्रश्न एक साथ ठीक होने की पूरी संभावना हो जाती है। तो इस तरह से हमें बहुत गहराई से अपना अध्ययन करते हुए आगे बढ़ना है। अब इस प्रश्न में कह दिया कि विदाई संभाषण नामक व्यंग्य किसका है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि विदाई संभाषण जो है ये एक व्यंग्य रचना है। हो सकता है आगे किसी पेपर में पूछ लिया जाए कि विदाई संभाषण किस तरह का है, तो उसमें व्यंग्य पूछ लिया जाएंगे, या सामाजिक निबंध है, या पारिवारिक निबंध है, या कुछ और, इस तरह से ऑप्शन बना के पूछा जा सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि विदाई संभाषण जो बाल मुकुंद गुप्त की रचना है ये एक व्यंग्य विधा की रचना है। फिर आगे प्रश्न है कि गलता लोहा के कहानीकार हैं। ये देखिए पिछले प्रश्न में गलता लोहा को ऑप्शन में दिया हुआ था, और अभी उस ऑप्शन से ही इन्होंने प्रश्न बना के पूछ लिया कि गलता लोहा के कहानीकार हैं। तो हमें याद रखना है गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी है। और ये भी पूछा जा सकता है कि गलता लोहा की विधा क्या है, तो हमें ध्यान रखना है ये कहानी विधा की रचना है, क्योंकि पीजीटी में ज्यादातर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस रचना के रचनाकार कौन है, या इसकी विधा क्या है, या इसमें क्या वर्णन किया गया है। तो इस तरह से किसी भी रचना को लेकर 2-3 महत्वपूर्ण बातें बन जाती हैं जो हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है स्पीति में बारिश है कि इसकी विधा क्या है, तो हमें ध्यान रखना है स्पीति में बारिश है ये यात्रा वृतांत है।
अगला प्रश्न है, रजनी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो हमें ध्यान रखना है, रजनी जो है ये मन्नू भंडारी की रचना है। जामुन का पेड़ निम्नलिखित में से किसकी रचना है? जामुन का पेड़ ये कृष्ण चंद्र की रचना है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये प्रश्न पेपर में बहुत बार रिपीट होता है, चाहे किसी भी पीजीटी का पेपर हो, टीजीटी का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ का हो। तो ये प्रश्न बहुत बार बहुत सारे पेपर्स में रिपीट होता है और इसको हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये किसका कथन है? तो हमें ध्यान रखना है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और कबीर जो है ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो कबीर के बारे में हमें सारा ज्ञान बिल्कुल अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि पेपर में बहुत बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है। तो आगे पेपर में अगर ये ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा, तो हमें याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और सधुक्कड़ी से हमारा अभिप्राय 3 भाषाओं से है। सधुक्कड़ी में 3 भाषाएं शामिल हैं, पंजाबी, राजस्थानी और खड़ी बोली। इसको हम स्ट्रिक से याद कर सकते हैं, सधुक्कड़ी पराख। सधुक्कड़ी पराख है, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। पराख में प से पंजाबी, रा से राजस्थानी और ख से खड़ी बोली है। तो कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और यह श्याम सुंदर दास भी महत्वपूर्ण बनते हैं। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था, ये हमें याद रखना है, जो कि पेपर में बहुत बार रिपीट होता है ये प्रश्न। तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, अगर ये पूछ लिया जाए तो हमें ध्यान रखना है श्याम सुंदर दास ने कहा। और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा, यानी कि 5 प्रकार की भाषाओं का मेल उन्होंने बताया है कबीर की भाषा को। और वो 5 भाषाएं कौन सी हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। 5 भाषाओं में 3 तो है पराख हो जाएगी, पंजाबी, राजस्थानी और खड़ी बोली। और अगली 2 भाषाएं हो जाएंगी अवधी और ब्रज भाषा। यानी कि श्याम सुंदर दास ने कबीर दास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा, जिसमें पराख यानी कि पंजाबी, राजस्थानी खड़ी बोली और अवधी व ब्रज भाषा का उसमें मिश्रण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मधुशाला के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये नहीं वाले प्रश्न पेपरों में बहुत बार पूछे जाते हैं, जो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी कर देते हैं। और सही तरह से प्रश्न न पढ़ने की वजह से और इस नहीं की वजह से बहुत बार हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि जो नहीं वाले प्रश्न हैं उन्हें हमें बहुत अच्छी तरह से समझ के ही उनका उत्तर देना है। तो इसने पूछा है कि मधुशाला के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला है जिसमें ढाल कर जीवन पाठक को पिलाता जाता है। पूरी कविता का घूंट जीवन का एक घूंट है। तो अगर हमने मधुशाला कविता को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है तो हमें पता चलेगा कि उसमें जीवन एक तरह का मधु कलश है। जीवन को मधु कलश माना गया है, दुनिया जो है उसको मधुशाला माना गया है, कल्पना जो है उसको साकी माना गया है और कविता वह प्याला है जिसमें ढाल कर जीवन पाठक को पिलाता जाता है। ये 3 ऑप्शन तो है ठीक। और जो पूरी कविता का घूंट जीवन का एक घूंट है, ऐसा उस कविता में नहीं कहा गया है। तो इस तरह से मधुशाला के बारे में ये कथन गलत हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। फिर है हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। तो इसमें भी नहीं है पूछ लिया गया है, यानी कि 3 रचनाएं तो हरिवंश राय बच्चन की हैं और एक चौथी रचना जो इनकी नहीं है। तो कौन सी नहीं है हमें देखना है।
निशान निमंत्रण ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। एकांत संगीत ये भी इनकी है। आकुल अंतर ये भी इनकी है। और दुनिया रोज बनती है ये हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है, बल्कि ये आलोक धनवा की रचना है। और आलोक धनवा साठोत्तरी कविता के कवि हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा की रचना है। फिर आगे जनता का आदमी कविता के रचयिता हैं, ये भी एनसीईआरटी से पूछा गया प्रश्न है। जनता का आदमी अगर पूछा जाए तो हमें याद रखना है आलोक धनवा इसके रचनाकार हैं। फिर पंक्तियां दी गई हैं। सवेरे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। इन पंक्तियों की रचयिता कौन है? तो इन पंक्तियों के रचयिता के बारे में पूछे तो आलोक धनवा है, ये हमें याद रखना है। फिर है कौन सी कुंवर नारायण की रचना नहीं है? यहां पर भी नहीं वाला प्रश्न पूछ लिया गया है। तो परिवेश हम तुम कुंवर नारायण की रचना है। अपने सामने ये भी इनकी रचना है। कोई दूसरा नहीं ये भी कुंवर नारायण की रचना है। लेकिन दुनिया रोज बनती है ये, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आलोक धनवा की रचना है। तो ये इसकी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपको दुनिया रोज बनती है, अगर आपको अच्छी तरह से पता है कि आलोक धनवा की रचना है और आलोक धनवा जो कि साठोत्तरी कविता के कवि हैं, अगर हमें ये पता है तो इसके आधार पर हमारे दो प्रश्न ठीक हो जाते हैं। क्योंकि पिछले प्रश्न में पूछा गया था कि हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी नहीं है, उसमें 3 हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं दे रखी थी और एक दुनिया रोज बनती है दे रखा था। तो अगर हमें पता है कि दुनिया रोज बनती है ये आलोक धनवा की रचना है, तो वो प्रश्न भी हमारा ठीक हो जाएगा और ये प्रश्न जो है ये भी हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 ये कुंवर नारायण की रचनाएं हैं और ये आलोक धनवा की। तो इस तरह से हमें किस रचना का कौन सा रचनाकार है ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रघुवीर सहाय के बारे में सही नहीं है? इसमें भी नहीं वाला प्रश्न पूछ लिया है। वे पेशे से एक पत्रकार थे, तो रघुवीर सहाय पेशे से एक पत्रकार थे। और रघुवीर सहाय जो कि प्रयोगवाद में आते हैं, दूसरे तार सप्तक के ये कवि हैं। और प्रयोगवाद में जो कवि आते हैं वो लगभग पत्रकार भी थे, क्योंकि पत्रकारिता भी वो करते थे। जो भारतेंदु युग के कवि हैं, भारतेंदु युग के कवियों के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वो पत्रकार भी थे, तो ये हमें ध्यान रखना है। और रघुवीर सहाय ये पेशे से एक पत्रकार थे, ये बात ठीक है। वे सिद्ध कथाकार और एक कवि भी थे, ये भी बात ठीक कही गई है कि वे सिद्ध कथाकार थे, कहानियां लिखते थे और वे कवि भी थे, तो ये बात सही कही गई है। फिर है कविता को उन्होंने एक कहानीपन और नाटकीय वैभव दिया। ये प्रश्न भी ये ऑप्शन भी हमारा ठीक बनता है कि रघुवीर सहाय ने कविता को कहानीपन और नाटकीय वैभव दिया, ये ठीक है। अब इसने पूछा है सही नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा कि रघुवीर सहाय समकालीन कविता के एक संवेदनशील ग्रामीण चेहरा है, क्योंकि रघुवीर सहाय प्रयोगवाद में आते हैं और दूसरे सप्तक के ये कवि हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि समकालीन कविता के हैं, ये समकालीन कविता के नहीं हैं, ये प्रयोगवाद में दूसरा सप्तक के कवि हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर है शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह नहीं है, तो उषा है वो शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह है। सारनाथ की एक शाम इनका काव्य संग्रह है। सुबह भी इनका काव्य संग्रह है, बल्कि डूबता चांद कब डूबेगा ये शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह न होके ये मुक्तिबोध का काव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कविता संग्रह निराला का नहीं है? तो गीतिका निराला की रचना है, नए पत्ते निराला की है, बेला भी निराला की है, और जो आमने सामने है ये कुंवर नारायण की रचना है, ये हमें याद रखना है। तो ये राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा आमने सामने कुंवर नारायण की रचना। फिर है निम्नलिखित में से तुलसीदास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है तुलसीदास को लोक और शास्त्र दोनों की गहरी पैठ थी, ये बात ठीक है। तुलसीदास में जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ थी, ये भी बात ठीक है।
कि तुलसीदास में जीवन और जगत की उनमें व्यापक अनुभूति थी, जीवन और जगत के बारे में उनकी अनुभूति थी और मार्मिक प्रसंगों का की अचूक समझ थी। क्योंकि तुलसीदास ने मार्मिक प्रसंगों के बारे में भी लिखा है, जहां पर वो रामचरितमानस में राम का वर्णन करते हैं, तो वहां पर वो मार्मिक प्रसंगों की भी वो अभिव्यक्ति करते हैं और उन्हें जीवन और जगत की व्यापक अनुभूति भी थी। ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। प्रकृति और जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनके रचना संसार में विशेष समृद्धि नहीं हुई। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कहता है कि प्रकृति और जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनके रचना संसार में विशेष समृद्धि नहीं हुई। तो ये गलत बात हो जाएगी कि उनकी रचना संसार में इसमें विशेष समृद्धि हुई थी। अगला ऑप्शन है कि तुलसी दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चिंतन और उनके समन्वय के कवि थे। तो ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। फिर आगे है महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं है। यहां पर नहीं है पूछा गया है। तो दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है, आपदा महादेवी वर्मा की रचना है, संकल्पिता भी इनकी रचना है, जबकि युग धारा जो है ये नागार्जुन की रचना है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर आगे जैनेन्द्र की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा विचार प्रधान निबंध संग्रह है। तो जैनेन्द्र का हमें विचार प्रधान निबंध संग्रह बताना है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा समय और हम, ये इनका विचार प्रधान निबंध संग्रह है। अब जो मुक्तिबोध है इसका हमें ध्यान रखना है। मुक्तिबोध जो इनका ये उपन्यास है और ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इनका उपन्यास बनता है। इसमें से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुक्तिबोध अगर इसकी विधा पूछ ली जाए तो हमें ध्यान रखना है ये जैनेन्द्र का उपन्यास है, उपन्यास विधा की रचना है। और मुक्तिबोध का अगर समय पूछ लिया जाए तो ये 1965 की रचना है। मुक्तिबोध का वर्ण विषय अगर पूछा जाए तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें एक मुक्तकामी राजनीतिक नेता है, उसके जीवन की करुण कहानी कही गई है। और मुक्तिबोध के अगर पात्र पूछ लिया जाए, इनके पात्रों से भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सहाय, राजेश्वरी और नीलिमा ये पात्र मुक्तिबोध उपन्यास के हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है। और एक बार पेपर में प्रश्न पूछ लिया गया था कि मुक्तिबोध जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास है। पहला उपन्यास है, चौथा है, पांचवा है, 9वां उपन्यास है। तो हमें ध्यान रखना है कि मुक्तिबोध जैनेन्द्र का 9वां उपन्यास है। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, हमें बहुत अच्छी तरह से इसको याद रखना है। अब फांसी पूछा जाए तो ये जैनेन्द्र की कहानी है, जिसका रचना समय 1929 है। और वातायन जो है ये भी जैनेन्द्र की कहानी है, ये हमें ध्यान रखना है। वातायन का समय है 1931 ईस्वी। अगला प्रश्न है फणीश्वरनाथ रेणु की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना संस्मरण नहीं है। तो ये प्रश्न यहाँ पर ऑब्जेक्शन वाला प्रश्न बनता है, क्योंकि इसने पूछा है कि कौन सी रचना संस्मरण नहीं है, जबकि यहाँ पर वन तुलसी की गंध जो है ये रेणु का संस्मरण है। बाकी ये तीनों रिपोर्टाज दे रखे हैं। फणीश्वरनाथ रेणु ने 4 रिपोर्टाज लिखे थे, जिनमें नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, ऋणजल धनजल और एक है इनके एकलव्य के नोट्स। तो ये 4 इनके रिपोर्टाज हैं और वन तुलसी की गंध जो है वो इनका संस्मरण है। तो अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्शन वाला प्रश्न बनता है, जबकि प्रश्न इन्होंने ये पूछना था कि कौन सी रचना संस्मरण है, तो हम ये एक ऑप्शन चूज कर सकते थे। तो देखते हैं आगे रिवाइज्ड आंसर क्या आती है, उसमें इसको ठीक करते हैं या क्या करते हैं। तो इनका हमें ध्यान रखना है कि वन तुलसी की गंध रेणु का संस्मरण है, बाकी ये तीनों रिपोर्टाज हैं। फिर है कि विष्णु खरे का कविता संग्रह नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि यह चाकू समय ये विष्णु खरे का कविता संग्रह नहीं है, बल्कि ये आंतला यूसुफ की रचना है। और खुद अपनी आंख से ये विष्णु खरे का है।
एक गैर रोमानी समय में, ये भी इनका है, और पिछला बाकी, ये भी विष्णु खरे का कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है, सैयद हैदर रजा किस के लिए प्रसिद्ध थे? तो सैयद हैदर रजा है, ये इनको ड्राइंग का बहुत शौक था, तो यानी कि ये चित्रकला का इन्हें शौक था और ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। अगली ये पंक्तियां दी गई हैं, किसी कविता से ली गई हैं। आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो ये कविता पूछा गया कि ये जो पंक्तियां हैं ये किस कवि की पंक्तियां हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना है, ये फिराक गोरखपुरी की कविता से ली गई पंक्तियां हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन दुष्यंत कुमार के साहित्य के बारे में सही नहीं है? यानी कि 3 तो बातें दुष्यंत कुमार के कथा मतलब साहित्य के बारे में सही है, एक जो सही नहीं है वो हमें देखना है। दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह का नाम साय में धूप है, तो ये तो जैसा कि हम जानते हैं कि साय में धूप दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर दुष्यंत कुमार के गजल के सभी शेर अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र हैं, तो ये भी बात सही है कि दुष्यंत कुमार ने जो अपनी गजलें लिखी हैं उनके सभी शेर वो जो हैं वो अपने आप में पूर्ण हैं और स्वतंत्र हैं। फिर दुष्यंत कुमार की गजल ने इस विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित किया, तो ये भी बात बिल्कुल सही बनती है कि हिंदी में गजल विधा के प्रवर्तक अगर पूछ लिया जाए तो दुष्यंत कुमार हैं। दुष्यंत कुमार ने ही गजल विधा को आरंभ किया था। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये हमारा गलत हो जाएगा कि दुष्यंत कुमार की गजल में राजनीति और समाज पर व्यंग्य नहीं है। ये कह रहा है कि दुष्यंत कुमार की गजल में राजनीति और समाज पर व्यंग्य नहीं है, लेकिन ये दुष्यंत कुमार ने जो अपनी गजलों में राजनीति और समाज पर व्यंग्य किया है, तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर फिर ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं और इनके रचनाकार का नाम पूछा गया है। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। तो ये जो पंक्तियां हैं इनके रचनाकार पूछा गया है, तुम्हें ध्यान रखना है ये मुक्ति बोध की पंक्तियां हैं। अब ये आगे है प्रश्न की उमाशंकर जोशी की कौन सी रचना नहीं है? इसमें नहीं है पूछा गया है, उमाशंकर जोशी की कौन सी नहीं है, तो ये हमें ध्यान रखना है। जो विश्व शांति है ये इनकी है, गंगोत्री उमाशंकर जोशी की है, निशित है ये भी उमाशंकर जोशी की है, और जो ग्राम श्री है ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है, हमें ध्यान रखना है। ग्राम श्री सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और जो निशित है ये निशित रचना रामकुमार वर्मा की भी है। निशित नाम से रामकुमार वर्मा ने भी रचना लिखी है और ये उमाशंकर जोशी की भी है, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रिलोचन के साहित्य के बारे में सही नहीं है? त्रिलोचन की भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि त्रिलोचन की भाषा छायावादी रोमानियत से मुक्त है, क्योंकि जो त्रिलोचन है ये प्रगतिवादी कवि हैं, और जैसा कि हम हिंदी साहित्य में अध्ययन करते हैं कि छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है, तो प्रगतिवाद के ये कवि थे, तो इनकी भाषा जो है वो छायावादी रोमानियत से मुक्त है। भाषा का ठाठ ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा हुआ है। तो त्रिलोचन जो है उनकी आप अगर रचनाएं देखेंगे तो उन्होंने ग्रामीण जीवन का बहुत विस्तृत तौर पे वर्णन किया है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। त्रिलोचन हिंदी में सोनेट को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं, तो ये बात भी यहाँ पर बिल्कुल सही बन जाती है कि त्रिलोचन ने हिंदी में सोनेट की स्थापना की है। सोनेट एक शैली होती है जिसमें कविताएं लिखी जाती हैं, तो ये त्रिलोचन ने
सोनेट को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। बात बिल्कुल सही है। त्रिलोचन प्रगतिवादी धारा के कम प्रयोग, अब यहां पर ये कह रहे हैं कि त्रिलोचन जो है वो प्रगतिवादी धारा के कम और प्रयोगवादी धारा के कवि अधिक लगते हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि त्रिलोचन जो है वो प्रगतिवादी धारा के कवि हैं, ना कि प्रयोगवादी धारा के। क्योंकि प्रयोगवादी धारा में आगे तार सप्तक आ जाता है हमारा, तो इससे संबंधित ये नहीं थी, ये प्रगतिवादी धारा के कवि हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है मीरा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण कवित्री थी, ये बात बिल्कुल सही है। कृष्ण भक्त होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से है, ये भी बात बिल्कुल सही है कि मीरा जो है वो कृष्ण भक्त थी और कृष्ण भक्त होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से, कि सगुण भक्ति में जो होता है भक्त है वो भगवान को अपना आराध्य मानता है, उसकी पूजा करता है और विविध भाव से वो अपने भगवान की आराधना करता है, तो ये सगुण भक्ति होती है। तो कृष्ण भक्त वो थी और उनकी भक्ति में सगुण भक्ति मुख्य रूप से हमें देखने को मिलती है। निर्गुण भक्ति में तो ऐसा होगा कि हमारा आराध्य हमारे सामने नहीं होता है, ना ही किसी मूर्ति के रूप में या ना ही वो शारीरिक रूप से हमारे सामने होता है। निर्गुण भक्ति में हमारा जो आराध्य है वो लोक से परे होता है, यानी कि ना हम उसे देख सकते हैं, ना हम उसे छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते, सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मीरा थी वो कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी, अपना उपास्य मानती थी और उनकी भक्ति जो है वो सगुण भक्ति मानी जाती है। फिर संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं, तो मीरा के गुरु अगर हम देखेंगे तो वो रैदास थे, तो ये भी बात ठीक हो जाती है। निर्गुण भक्ति का प्रभाव उनकी कविताओं में नहीं मिलता, अब ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी कि हालांकि मीरा सगुण भक्त थी लेकिन उनकी जो कुछ एक आप रचनाएं देखेंगे उनमें वो निर्गुण भक्ति का भी संकेत करती हैं, तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है। तो स्वर्ण किरण सुमित्रानंद पंत की है, कला और बूढ़ा चांद ये भी इनकी रचना है और उत्तरा जो है ये भी इनकी रचना है, जबकि सन्नाटा जो है ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, ये हमें ध्यान रखना है। और जो कला और बूढ़ा चांद है इस पर सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर है ये पंक्तियां दी गई हैं, इनके हमें रचनाकार बताना है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। तो ये पंक्तियां अगर पूछी जाएं तो ये रामनरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में सही नहीं है। तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है कि इन्होंने अपनी कविताओं में जो अपनी भाषा है उसको बहुत ही सहज रखा है। तो सहजता का कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं, तो इनकी कविता में हिंदी की सहज लय की हिंदी का सहज लय आना स्वाभाविक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही हो जाएगी। मिश्र जी को कविता का गांधी भी कहा जाता है, तो भवानी प्रसाद मिश्र जो है उनको कविता का गांधी कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। और भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है, ये भी बात हमें याद रखनी है। अब ये ऑप्शन हमारा ठीक नहीं है कि उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं नहीं लिखी हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा कि उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, तो ये ऑप्शन हमारा इसमें गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर में सैयद हैदर रजा की मुलाकात प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसा से हुई, तो मुंबई में आकर रजा ने
क्या किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये इन्होंने मुंबई में आकर फ्रेंच भाषा सीखी। कि ये सैयद हैदर रजा जो है वो श्रीनगर में फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तियस ब्रेसा से ये मिले थे, और उनसे मिलने के बाद ये बंबई में आए और उन्होंने बंबई में आकर फ्रेंच भाषा सीखी थी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, यहाँ से कई तरह से प्रश्न बना के आगे पूछे जा सकते हैं कि जैसे सैयद हैदर रजा है, ठीक है, ये यूं पूछा जा सकता है कि प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसा से कहां पर उनकी मुलाकात हुई? तो हमें ध्यान रखना है ये श्रीनगर में इनकी मुलाकात हुई थी। या फिर यूं पूछा जा सकता है कि श्रीनगर में सैयद हैदर रजा की मुलाकात किस विद्वान से हुई या किस फोटोग्राफर से हुई? तो हमें ध्यान रखना है वो फ्रेंच फोटोग्राफर थे हेनरी कार्तिये ब्रेसा। तो हमें ये भी ध्यान रखना कि फ्रेंच फोटोग्राफर थे। यूं भी पूछा जा सकता है कि श्रीनगर में सैयद हैदर रजा की मुलाकात किस फोटोग्राफर से हुई? फ्रेंच फोटोग्राफर से हुई, इटाली फोटोग्राफर, या कुछ और ऑप्शन देके पूछा जा सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि वो फ्रेंच फोटोग्राफर थे और उनका नाम था हेनरी कार्तिये ब्रेसा, और उनसे मुलाकात कहाँ पर हुई उनकी? श्रीनगर में। और उसके बाद उन्होंने बंबई में आकर फ्रेंच भाषा सीखी थी। नमक नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमें ध्यान रखना है ये रजिया सज्जाद जहीर की कहानी है। विधा का हमें ध्यान रखना है। आगे पेपर में क्या पता यूं प्रश्न पूछ लिया जाए कि नमक किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, काव्य है, या कुछ और? तो हमें ध्यान रखना है नमक जो है ये कहानी विधा की रचना है, और ये रजिया सज्जाद जहीर की कहानी है। सिल्वर वेडिंग के रचनाकार हैं। सिल्वर वेडिंग भी पेपरों में बहुत बार रिपीट होता है ये प्रश्न, तो हमें बहुत अच्छे से इसको याद रखना है कि सिल्वर वेडिंग ये मनोहर श्याम जोशी की रचना है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। जो वाग्जाल मनुष्य की दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा जा सके, संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। तो ये कथन अगर पूछ लिया जाए कि कथन किसका है, तो हमें ध्यान रखना है ये आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन है। ये कथन पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है। पेपर्स में बहुत बार ये रिपीट होता है प्रश्न, तो हमें इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये कथन किसका है? तो ये हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात डायरी के बारे में सही नहीं है? तो डायरी के बारे में सही नहीं है हमें बताना है। तो डायरी नितांत व्यक्तिगत रचना है, ये बात बिल्कुल ठीक है। डायरी आपके मन के आईने में आपके दौर का प्रतिबिंब भी है, ये भी बात बिल्कुल सही है। जरूरी नहीं है कि डायरी परिष्कृत और मानक शैली में लिखी जाए, तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही रह जाती हैं। और डायरी अंतरंग साक्षात्कार नहीं है, ये बात हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्योंकि डायरी विधा क्या होती है कि जैसे कोई लेखक है वो किसी डायरी को अपने साथ रखता है और वो कहीं भी जाता हो, उसे जो भी महत्वपूर्ण बातें लगती है या कोई भी घटनाएं लगती है वो उसमें लिखता जाता है। तो डायरी के अंदर वो अपनी व्यक्तिगत बातें भी लिख सकता है, तो ये बात ठीक है। और डायरी आपके मन के आईने में आपके दौर का प्रतिबिंब भी है, क्योंकि डायरी में लेखक वही लिखता है जो उसके समकालीन समय में घटित हो रहा होता है। तो ये हमारे मन के आईने में आपके दौर का प्रतिबिंब है, मतलब उस दौर का वो प्रतिबिंब होता है, तो ये बात भी सही है। और जरूरी नहीं है कि डायरी परिष्कृत और मानक शैली में लिखी जाए, ये भी बात ठीक है, क्योंकि डायरी तो व्यक्ति की व्यक्तिगत रचना है, तो उसमें वो शैली या भाषा का भी अपने हिसाब से हेरफेर कर सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डायरी को हमें परिष्कृत और मानक शैली में ही लिखना है, उसमें हम अपने हिसाब से भी अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कह रहा है कि डायरी अंतरंग साक्षात्कार नहीं है, तो ये बात इसमें गलत हो जाएगी, क्योंकि डायरी एक अंतरंग साक्षात्कार है, क्योंकि डायरी में लेखक अपने बारे में भी तो कुछ वर्णन करता है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा।
फिर है पटकथा के लिए कहानी का कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। तो पटकथा मनोरंजन मनोरंजन होता है पटकथा से, उसमें मौलिकता भी होती है, प्रासंगिकता भी होती है, लेकिन तत्वों में असंतुलन ये नहीं होता है। तो तत्वों में असंतुलन ये यहाँ पर गलत हो जाएगा और पेपर के लिए ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें सही नहीं है बताना है। rediff.com को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है, ये बात ठीक है, भारत की पहली साइट rediff.com है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि वेबसाइट पर जो विशुद्ध पत्रकारिता शुरू हुई थी वो तहलका.com से ही शुरू हुई थी। सच्चे अर्थ में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई। तो ये भी बात सही है कि इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत का अगर पूछा जाए तो 1983 से 2002 के बीच हुई है, ये भी बात सही है। लेकिन rediff.com गंभीरता के साथ पत्रकारिता नहीं कर रही है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। rediff.com गंभीरता के साथ पत्रकारिता नहीं कर रही है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इन 4 ऑप्शन को भी हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। अगले पेपर में क्या पता यूं पूछ लिया जाए कि इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत सच्चे अर्थों में किस समय के दौरान हुई। तो 2, 3, 4 समय दे दिए जाएंगे, जिसमें से एक समय ये भी होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि कोई भी प्रश्न है अगर हम उसे हल कर रहे हैं तो हमें उसके सिर्फ उत्तर को ही नहीं देखना है, बल्कि उसके चारों ऑप्शंस को हमें साथ लेते हुए चलना है, क्योंकि ऑप्शन से भी प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो हमें इन सभी ऑप्शंस को बहुत अच्छे से याद करना है। फिर है कृष्णचंद्र की रचना जामुन का पेड़ निम्नलिखित में से है, ये क्या है। यानी कि एक हास्य व्यंग्य कथा है, क्योंकि जामुन का पेड़ होता है वो किसी व्यक्ति पर गिर जाता है, तो सभी जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अलग अलग अपनी राय देते हैं कि नहीं ये पेड़ गिरा है इसलिए वन विभाग की समस्या है, तो वन विभाग को फाइल भेजी जाए। या बहुत तरह से इस तरह से जो राजनीतिज्ञ हैं, जो लोग हैं, वो उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और वो ये नहीं सोचते कि इन फाइलों के चक्कर में उस इंसान की जान भी जा सकती है, और वो उस पेड़ को उस व्यक्ति के ऊपर से हटाने की बजाय वो फाइल पर ही ध्यान देते हैं कि इस विभाग का काम है, ये इस विभाग का काम है, और उस पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति की फाइल विभिन्न विभागों में चक्कर काटती रहती है और उस पेड़ को कोई भी नहीं हटाता है। तो इस तरह से कुछ समय बाद उस व्यक्ति की ही मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से ये एक हास्य व्यंग्य कथा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की रचना है, जैसा कि इसी पेपर में पहले पूछा भी गया था। तो अब ये प्रश्न पूछ लिया कि जामुन का पेड़ की विधा क्या है, तो ये हास्य व्यंग्य कथा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे पंक्तियां दी गई हैं कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये किसकी पंक्तियां हैं, तो हमें ध्यान रखना है ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। और ये प्रश्न भी पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बहुत बार विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, चाहे वो पीजीटी की परीक्षा हो, चाहे एचटेट हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पेपर हो, चाहे किसी भी राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो, यूजीसी नेट में भी बहुत बार ये प्रश्न रिपीट होता है। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये तुलसीदास की रचना है। ये फिर एनसीईआरटी का प्रश्न आ गया कि उमाशंकर जोशी की कविता छोटा मेरा खेत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर हमें छोटा मेरा खेत जो इनकी रचना पढ़ी है, कविता पढ़ी है, तो हमें अच्छे से पता हो और हम आसानी से इसको सही उत्तर इसका हम कर सकते हैं। तो छोटा मेरा खेत कविता में खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की गई है, तो ये बात बिल्कुल सही है
कि इस कविता में खेती के रूपक में जो कवि कर्म है उसके हर एक चरण को बांधने की कोशिश की गई है, हर तरह से उसको दर्शाने का प्रयास किया गया है। कवि को कागज का पन्ना चौकोर खेत की तरह लगता है, क्योंकि जो कवि है उसको अपने खेत से बहुत प्यार है और उसको कागज का जो पन्ना है ना वो अपने चौकोर खेत की तरह ही उसको नजर आता है। साहित्य का रस कभी चुकता नहीं है, ये भी बात कविता में कही गई है। और खेत में पैदा होने वाला अन्न कभी समाप्त नहीं होता, तो ये बात इस कविता में नहीं कही गई है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धारावाहिक की पटकथा मन्नू भंडारी ने नहीं लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यही सच है। ये जो पटकथा है ये मन्नू भंडारी ने नहीं लिखी है। ये तीनों जो हैं ये मन्नू भंडारी की पटकथा है। रजनी, निर्मला और स्वामी, ये तीनों मन्नू भंडारी की पटकथा है, लेकिन यही सच है, ये मन्नू भंडारी की पटकथा विधा की रचना नहीं है। मियां नसीरुद्दीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो अगर हमने मियां नसीरुद्दीन की जो पाठ अगर हमने पढ़ा है तो उसमें हम आसानी से इसको सही उत्तर इसका कर सकते हैं। तो मियां नसीरुद्दीन का संबंध मटिया महल से था, ये बात बिल्कुल सही है। मियां नसीरुद्दीन खानदानी नानबाई थे, ये भी बात सही है कि वो खानदानी नानबाई थे। और मियां नसीरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बना लेते थे, तो इसके लिए मशहूर थे। 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मियां नसीरुद्दीन मशहूर थे। मियां नसीरुद्दीन वेज बिरयानी बनाने के लिए मशहूर थे, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे पाठ में मियां नसीरुद्दीन वेज बिरयानी बनाते हैं ऐसा कहीं भी कोई भी वर्णन नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयवर्धन किसका उपन्यास है? तो जयवर्धन जो है ये जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, ये हमें याद रखना है। तो जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं इस पेपर में ही देखिए 2 प्रश्न आ चुके हैं, तो हमें जैनेन्द्र के उपन्यासों को बहुत अच्छे से याद करना है। और जयवर्धन जो है ये जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, अक्क महादेवी मूलतः किस भाषा के रचनाकार हैं? तो हमें ध्यान रखना है अक्क महादेवी कन्नड़ की रचनाकार हैं और इन्हें कन्नड़ की मीरा भी कहा जाता है। अगर हिंदी साहित्य में मीरा से है 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनका हमें ध्यान रखना है। अगर भक्तिकाल की मीरा पूछे तो हमें याद रखना है वो मीराबाई हैं। अगर छायावाद की मीरा पूछे तो हमें याद रखना है वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और अगर कन्नड़ की मीरा पूछे तो हमें याद रखना है वो अक्क महादेवी को कहा जाता है, या इन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। अक्क महादेवी दक्षिण की मीरा और कन्नड़ की मीरा, ये इनको कहा जाता है, ये हमें याद रखना है। अगला ये सुमेलित करने वाला है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है। तो मित्रों मरजानी ये उपन्यास है कृष्णा सोबती का, ये ठीक है। शब्दों के आलोक में ये शब्द चित्र है या संस्मरण है, ये भी बात ठीक है। ए लड़की ये भी कृष्णा सोबती का उपन्यास है। तो इसमें जो दिलो दानिश है ये कहानी संग्रह बता रखा, लेकिन ये दिलो दानिश जो है ये कृष्णा सोबती की कहानी ना होकर उपन्यास है। और शब्दों के आलोक में जो है ये कृष्णा सोबती की आत्मकथा है, ये हमें याद रखना है। तो इस तरह से इसमें दिलो दानिश जो है कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह न होकर उपन्यास है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर है कि सत्यजीत रॉय की कौन सी इसमें फिल्म नहीं है? तो फिल्म नहीं है हमें बताना है। तो अपराजिता इनकी फिल्म है, देवी चारुलता भी इनकी फिल्म है, शतरंज के खिलाड़ी जो है ये भी इनकी फिल्म है, लेकिन मंडी जो है ये इनकी फिल्म नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाजार दर्शन के बारे में सही नहीं है? तो बाजार दर्शन अगर हम पढ़ा हुआ होगा हमारा ये पाठ, तो हमें
पता चलेगा कि इसमें ये एक महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक है, बाजार दर्शन निबंध विधा की रचना है, तो एक महत्वपूर्ण निबंध है। इसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि बाजार दर्शन जो निबंध है उसमें जैसे लेखक बाजार में जाता है तो कई बार विवेक की कमी होने की वजह से हम ये नहीं निर्धारित कर पाते कि हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। बाजार की चकाचौंध से प्रभावित होकर हम गैर जरूरी सामान भी खरीद लेते हैं, जिससे हमारे पैसे की भी बर्बादी होती है और हमारे घर में भी उन गैर जरूरी सामानों की भीड़ लग जाती है। तो कुछ इस तरह का ही बाजार दर्शन निबंध है। तो इसमें लेखक ये कहता है कि हमें बाजार जाने से पहले हमें ये सोचना चाहिए पहले कि हमें किस तरह का जरूरी सामान हमें खरीदना है, गैर जरूरी सामानों पर हमें उस पर लालायित नहीं होना है। तो इसमें गहरी वैचारिकता है और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। तो ये बात भी इस निबंध के बारे में बिल्कुल सटीक बैठती है। कई दशक पहले लिखा गया निबंध आज भी प्रासंगिक है, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कई दशक पहले ये निबंध लिखा गया था, उस समय ये प्रासंगिक था, लेकिन ये आज के समय में भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज के समय में भी हमें ये है सोचना चाहिए बाजार जाने से पहले कि हमें क्या तो सामान खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है, और गैर जरूरी सामानों पर हमें आकर्षित नहीं होना है। इसमें गहरी वैचारिकता है, लालित्य नहीं, तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसमें गहरी वैचारिकता है और इसमें लालित्य भी है, जैसा कि इस ऑप्शन में कहा गया कि लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है, तो इसमें लालित्य है और वैचारिकता भी है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। दुष्यंत कुमार की कृति छोटे छोटे सवाल है, यानी कि इसकी विधा क्या है, किस विधा की रचना है? तो दुष्यंत कुमार की छोटे छोटे सवाल जो है ये एक उपन्यास विधा की रचना है, ये हमें याद रखना है। छोटे छोटे सवाल और आंगन में एक वृक्ष, ये दो इन्होंने उपन्यास लिखे थे, इनका हमें ध्यान रखना है। फिर आगे कोई कविता का अंश दिया गया है और इसकी कवि कौन है हमें ये बताना है। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो। ये पंक्तियां अगर पूछी जाए कि ये किस कविता की किस कवि की पंक्तियां हैं, तो हमें ध्यान रखना है ये धर्मवीर भारती की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, लड़खड़ाती दुनिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, यानी कि किस चीज का? पत्रों का संग्रह है, भाषणों का संग्रह है, यात्रा वृतांत है या संस्मरणों का संग्रह है? तो हमें ध्यान रखना है लड़खड़ाती दुनिया जवाहरलाल नेहरू की इनके भाषणों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, शिरीष के फूल निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निम्नलिखित में से कौन सा विचार व्यक्त किया है? तो इसमें हो जाएगा कि हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। तो शिरीष के फूल जो निबंध है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसमें उन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि शिरीष के फूल ये किसका निबंध है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। या फिर इसकी विधा पूछ ली जाए कि शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, निबंध है, उपन्यास, कहानी, काव्य क्या है? तो हमें ध्यान रखना है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। और इसके माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहना चाहते हैं कि हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये इन्होंने गलत ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन्होंने कह रखा कि हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता जरूरी नहीं है, ये बात गलत है। कोमलता के लिए कोमलता जरूरी है, ये भी ऑप्शन गलत है। कोमलता के लिए जरूरी है सद्व्यवहार, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सत्यजीत राय की नहीं है? तो इन्होंने नहीं है पूछी है, तो ये हो जाएगा काबुली वाला, ये सत्यजीत राय की नहीं है। जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, सोने का किला और प्रोफेसर शंकु के कारनामे, ये तीनों सत्यजीत राय की रचना है, जबकि काबुली वाला जो है ये सत्यजीत राय की ना होकर रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मला पुतुल के बारे में सही नहीं है? तो निर्मला पुतुल, जैसा कि हम जानते कि वो आदिवासी लेखिका थी, आदिवासी परिवार में, आदिवासी माहौल में पली बड़ी थी, तो उनके बारे में क्या सही नहीं है ये हमें बताना है। तो निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था, ये बात ठीक है। आदिवासी जीवन की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा, ये भी बात सही है, क्योंकि निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था, तो जो व्यक्ति जहाँ पर पैदा होता है वो अपने आसपास की चीज़ों को ज़रूर लिखता है, तो उन्होंने आदिवासी जीवन को खुद भोगा था, तो इसलिए उन्होंने उनकी विसंगतियों को भी बड़ी तल्लीनता के साथ उकेरा है। निर्मला पुतुल की कविताओं का संथाली से हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया है। तो निर्मला पुतुल की जो कविताएं हैं उन्होंने संथाली भाषा में लिखी और उनका हिंदी में रूपांतरण अशोक सिंह ने किया, ये बात भी सही है। लेकिन इनका आरंभिक जीवन सामान्य रहा, ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि आदिवासी परिवार में जन्म लेने के कारण इनका आरंभिक जीवन सामान्य नहीं था, बल्कि बहुत ही चुनौतियों भरा इनका आरंभिक जीवन रहा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में लोह कथा के रचनाकार हैं? लोह कथा के रचनाकार अगर पूछें तो ये हो जाएंगे कवि पाश हैं। अगला है, सूरजमुखी अंधेरे की किस विधा की रचना है? तो सूरजमुखी अंधेरे के ये किस विधा की रचना है हमें बताना है। तो इसमें आंसर की में तो ऑप्शन दिया गया है कि ये कहानी संग्रह है, लेकिन सूरजमुखी अंधेरे के ये जो कृष्णा सोबती का उपन्यास है, तो ये भी एक ऑब्जेक्शन वाला प्रश्न बनता है। तो देखते हैं कि जब रिवाइज्ड आंसर की आती है तो इसमें इस प्रश्न का वो क्या उत्तर मानते हैं, लेकिन सूरजमुखी अंधेरे के कृष्णा सोबती का उपन्यास है। निम्नलिखित में असंगत युगम है, इनमें असंगत युगम बताना है। भूखे प्यासे, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, ये ठीक है, क्योंकि जहां बीच में योजक चिन्ह आ जाता है या बीच में और शब्द जहां आ जाए, ये भी हमें ध्यान रखना है, और शब्द भी आ जाए वो भी द्वंद्व समास होता है। कई बार होता है कि ज्यादातर ये होता है कि बीच में इनके योजक चिन्ह दे दिया जाता है, लेकिन कई बार कुछ शब्दों के बीच में योजक चिन्ह न देकर उन्हें इकट्ठा ही लिख दिया जाता है। जैसे दाल रोटी है, इसको अगर ये एक ही शिरोरेखा के नीचे लिख देते हैं तो इसमें फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें योजक चिन्ह तो दिया ही नहीं गया है, तो इसमें हम कौन सा समास करें। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, अगर योजक चिन्ह दे रखा है फिर तो हमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, उसमें द्वंद्व समास होगा। लेकिन अगर योजक चिन्ह नहीं दे रखा है, जैसे दाल रोटी एक शिरोरेखा के नीचे लिख दिए, तो हमें ये ध्यान करना है कि उन शब्दों को हमें अलग अलग करके देखना है और ये देखना है कि क्या उनके बीच हम और शब्द लगा सकते हैं क्या। जैसे दाल रोटी है, उसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो दाल और रोटी बनेगा। तो अगर ऐसे दो शब्दों को अलग करके उनके बीच और हम लगाकर उनका इस्तेमाल कर सकें तो वो भी द्वंद्व समास का उदाहरण होगा, ये हमें ध्यान रखना है। साफ साफ, ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है, ये ठीक है। चौमासा है द्विगु समास, द्विगु समास में संख्या वाचक शब्द आते हैं, और चौमासा है जैसे 4 मासों का समूह, तो 4 एक संख्यावाची शब्द हो गया। अब जैसे चौमासा है तो 4 मासों का समूह, तो इसमें ये द्विगु समास का उदाहरण हो गया। लेकिन ध्यान मग्न, ये इन्होंने कर्मधारय समास बताया, ध्यान में मग्न, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा, कर्मधारय का नहीं होगा, क्योंकि कर्मधारय समास में
किसी की विशेषता बताई जाती है या किसी की तुलना की जाती है या उनकी समानता बताई जाती है, वो कर्मधारय समास होता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, तो कमल की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर कि नीला है वो। तो इस तरह से जब जहां विशेषता बताई जाए, तुलना या समानता की जाए, वहां पर कर्मधारय समास होता है। लेकिन ये ध्यान मग्न है, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो ध्यान में मग्न बनेगा, और ये एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो ये इसमें असंगत युग्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराई जग या पाए बोराई। काव्य पंक्ति में अलंकार बताना है, तो इसमें अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार। जैसे कि यमक अलंकार वहां पर होता है जहां पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, लेकिन उसका हर बार अर्थ भिन्न होता है। अब जैसे यहाँ पर है कनक कनक, एक शब्द, शब्द तो कनक है, लेकिन ये दो बार, दो या दो से अधिक बार आए, तो इसी और फिर इसका शब्द हर बार भिन्न होगा, तो वहां पर यमक अलंकार होगा। तो कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराई जग या पाए बोराई। यानी कि यहाँ पर एक कनक का तो अभिप्राय है, ये कहता है वा खाए बोराई जग, ये कनक का मतलब है यहाँ पर धतूरा, और फिर ये कहता है या पाए बोराई, और इस कनक का अभिप्राय है कनक यानी कि स्वर्ण, सोना। यानी कि कनक ये धतूरा है, धतूरा को खाकर तो जग बोरा जाता है, और कनक ये यहाँ पर स्वर्ण इसका अभिप्राय है यानी सोना, और जब सोना मिल जाता है यानी धन वैभव मिल जाता है तो जग बोरा जाता है यानी जग पागल हो जाता है। तो इस तरह से इस कनक शब्द की यहाँ पर कनक शब्द दो या दो से अधिक बार आया है, और यहाँ पर हर बार इस शब्द का अलग भिन्न अर्थ होता है, तो इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अब यहाँ श्लेष अलंकार, जहाँ श्लेष अलंकार की बात करते हैं तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो यानी कि यहाँ पर शब्द तो एक होता है, लेकिन उससे अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, यानी उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको यहाँ बताऊं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति है इसमें है कि पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी जो शब्द है इसका मोती, मानुष और चून, इन तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है। जैसे पानी जो है वो मोती के लिए अलग अभिप्राय रखता है, मानुष यानी मनुष्य के लिए उसकी अलग उपयोगिता है, और जो चून यानी कि चूना है, जो घर बनाने के लिए चूना इस्तेमाल किया जाता है, उस चूने के लिए पानी का अलग अभिप्राय है। शब्द तो पानी सिर्फ एक शब्द है, लेकिन उसका मोती, मानुष, चून के लिए अलग अलग अभिप्राय निकलता है, तो वहां पर श्लेष अलंकार हो जाता है। अब है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वहां पर होता है जहां पर काव्य में एक वर्ण बार बार प्रयोग किया जाए। जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण देकर बताऊं तो कारी कूर कोकिला, कूक कूक काहे को बैर काट तेरी। यानी यहाँ पर जो क वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति की जा रही है, क वर्ण को बार बार प्रयोग में किया जा रहा है, बार बार इसकी आवृत्ति की जा रही है। तो अनुप्रास अलंकार वहां पर होता है जहां पर काव्य में एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हो, वह अनुप्रास अलंकार होता है। और रूपक अलंकार, रूपक अलंकार वहां पर होता है जहां पर काव्य में जैसे उपमेय जो है, उपमेय की उपमान से समानता इसमें की जाती है, उसके समान माना जाता है, यानी कि उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। जैसे कि चरण कमल बंदो हरि राई, अगर इस उदाहरण को हम लें तो चरण जो है उनकी समानता कमल से की गई है। अब कमल यहाँ पर उपमा है, ठीक है। उपमा वो होता है जो कि प्रसिद्ध व्यक्ति हो या वस्तु हो, वो उपमा होता है, और उपमेय जो अप्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति हो वो उपमेय है। तो रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, यानी कि जो अप्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति है उसमें प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति की कल्पना की जाती है, तो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई,
तो यहाँ पर जो भगवान के चरण हैं उनकी कमल से समानता की गई है। तो जहाँ पर ऐसी समानता हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि इस पंक्ति में कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराय जग या पाए बोराय, ये इन जो पंक्तियों में ना यमक अलंकार है, ये हमें ध्यान रखना है। और आगे से हम ना एक हिंदी व्याकरण की सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम संधि, समास, अलंकार, क्रिया, विशेषण, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी और बहुत ही गहराई से और बहुत ही साधारण शब्दों में मैं आपको हिंदी व्याकरण की भी बहुत बढ़िया वाली तैयारी करवाऊंगी। तो आने वाले समय में हम हिंदी व्याकरण की सीरीज शुरू करेंगे, तो उसमें पूरी हम हिंदी व्याकरण का ज्ञान हासिल करेंगे। तो अब अगला प्रश्न है, जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा कृतधन होना, यानी कि जिस बर्तन में खा रहे हैं उसी में ही छेद करना। इसका अभिप्राय ये होगा कि जो व्यक्ति हमारा भला चाह रहा है या भला कर रहा है, हम उसी का ही नुकसान कर दें। तो एक तरह से ऐसे भी हम इस लोकोक्ति के अर्थ को ले सकते हैं। तो इसका अर्थ होगा कृतधन होना। कृतज्ञ वो होता है जो किए हुए उपकार को मानता हो, यानी आपका कोई अगर फायदा कर रहा है, आप उसका उपकार मानते हो, उसका शुक्रिया अदा करते हो, तो वो कृतज्ञ होता है। कृतधन होगा जो किए गए उपकार को मानता नहीं है, वो कृतधन हो गया। क्रोधी तो आपको पता ही है, क्रोध से संबंधित हो गया। कर्मठ होना, कर्मठ यानी कि जो मेहनती व्यक्ति होता है उसके लिए कर्मठ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लोकोक्ति का अभिप्राय होगा जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना। इसका अभिप्राय होगा कृतधन होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोगवादी कविता के बारे में सही नहीं है। तो प्रयोगवादी जो कविता उसके बारे में जो सही कथन नहीं है हमें वो बताना है। जो प्रयोगवादी कविता आई थी, जो प्रयोगवादी कवि थे, इन्होंने नए नए बिंब, नए उपमान, नए छंद, सब कुछ नया ही इन्होंने कविता के क्षेत्र में प्रयोग किया था। तो इसके बारे में है कि प्रयोगवादी कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। तो ये बात सही है कि शिल्प से संबंधित बहुत से नए नए प्रयोग ये लेकर आई थी, ये बात सही है। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने, ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो प्रयोगवादी कवि थे उन्होंने नए बिंब, नए प्रतीक और नए उपमान जो थे उनको अपनी कविता में विषय बनाया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी कवि या लेखक होता है वो अपने युगानुरूप ही लिखता है, जो अपने युग के अनुरूप होता है या जो हमारे आस पड़ोस के माहौल में जो कुछ चल रहा होता है उस पर आधारित लिखता है। अपने आस पड़ोस के माहौल से कटकर कोई भी कवि या लेखक नहीं लिख सकता। तो प्रयोगवादी जो कवि थे उन्होंने अपने आस पड़ोस के विषयों पर भी कविता लिखी है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ये तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि हालांकि पुराने उपमानों में भी अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने नहीं किया। यानी कि इसमें ये कह रहे कि जो पुराने उपमान थे उसमें अर्थ की चमक भरने का प्रयास इन कवियों ने नहीं किया। तो ये बात कहीं ना कहीं प्रयोगवादी कविता के बारे में सही साबित नहीं होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर प्रयोगवादी जो कवि थे उन्होंने नए बिंब, नए प्रतीकों का प्रयोग किया तो उन्होंने पुरानी परंपरा को या पुराने जो बिंब, प्रतीक या जो भी शिल्प विधान चल रहा था उसे बिल्कुल छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो एक परंपरा सालों से चली आ रही होती है वो एकदम से कोई भी कवि या लेखक नहीं छोड़ पाता है। हालांकि प्रयोगवादी कवियों ने नए बिंब, नए प्रतीक जरूर प्रयोग किए थे, लेकिन वो पुराने बिंब और प्रतीक और जो पुराने उपमान थे उनको नहीं छोड़ पाए थे। तो थोड़ा बहुत उन्होंने उनका भी अपनी कविता में वर्णन किया था। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है ये हमारा सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरे सप्तक में शामिल नहीं था। तो इसमें दूसरे सप्तक में शामिल कवि नहीं था वो हमें बताना है। तो जैसे दूसरे सप्तक के जो कवि हैं
इनकी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। उस ट्रिक के माध्यम से आप इन्हें बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। क्योंकि जो ये तार सप्तक की जो ये भूमिका रही है, जो तार सप्तक आया था, ये अज्ञेय ने इसको आरंभ किया था। और अज्ञेय ने तार सप्तक, फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, इस तरह से करके 4 सप्तक ही आए थे। और हर एक सप्तक में 7-7 कवि शामिल थे। तो जो दूसरा सप्तक आया था उसके कवि की मैं ट्रिक बताती हूँ आपको। शभ शाह न धर्मवीर। इस ट्रिक के माध्यम से आप दूसरे सप्तक के 7 कवियों को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। शभ शाह न धर्मवीर। तो श से शमशेर बहादुर सिंह, भ से भवानी प्रसाद मिश्र, शा से शकुंतला माथुर, ह से हरि नारायण, और इनका एक अन्य नाम है घनश्याम व्यास। न से नरेश मेहता, धर्म से धर्मवीर भारती, और वीर से रघुवीर सहाय। तो ये सभी दूसरे सप्तक के कवि हैं। और प्रश्न में पूछा गया है कि दूसरे सप्तक में शामिल नहीं है, कौन से कवि हैं जो दूसरे सप्तक में शामिल नहीं है। तो केदारनाथ अग्रवाल जो है ये दूसरे सप्तक के कवि न होकर तीसरे सप्तक के कवि हैं। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक के कवि हैं। नरेश मेहता भी दूसरे सप्तक में आते हैं, और रघुवीर सहाय ये भी दूसरे सप्तक के कवि हैं। और केदारनाथ अग्रवाल जो है ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। तो आगे जब हम हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे तो अभी हमारा आदिकाल का अध्ययन चल रहा है। आदिकाल के बाद जब भक्ति काल, रीति काल, और उसके बाद आधुनिक काल में जब हम आएंगे उसमें भारतेंदु युग, आधुनिक काल में जब हम आगे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इन सब का अध्ययन करेंगे, तब उसमें प्रयोगवाद में जो ये सभी सप्तक के कवि हैं इन सभी को मैं बहुत अच्छी तरह से डिटेल से आपको पढ़ाऊंगी। तो बहुत आसानी से आपको सभी कवि बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी में शामिल नहीं है? पूर्वी हिंदी में जो शामिल नहीं है वो हमें बताना है। तो पूर्वी हिंदी में जैसा कि हमें पता है, पूर्वी हिंदी जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी आई है। और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये 3 भाषाएं शामिल थी। तो अवधी आएगा इसमें, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। कन्नौजी जो है ये पूर्वी हिंदी में शामिल नहीं है, जबकि कन्नौजी है ये पश्चिमी हिंदी की भाषा आती है। और पश्चिमी हिंदी में कौन सी है, पूर्वी हिंदी में कौन सी आती है, बिहारी में कौन सी है, ये हम आगे की कक्षा में गहराई से अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संदेश का यांत्रिक माध्यम नहीं है। जो हम संदेश भेजते हैं उसका यांत्रिक माध्यम नहीं है। यांत्रिक यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं है। तो दूरदर्शन है, रेडियो का प्रसारण ये भी है, सिनेमा है ये भी। तो सिनेमा जो है ये भी संदेश का यांत्रिक माध्यम है। लेकिन नुक्कड़ नाटक जो है वो संदेश का यांत्रिक माध्यम नहीं है, बल्कि नुक्कड़ नाटक जो 3-4 गलियों का समाहार होता है वहां पर अभिनीत किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जो केवीएस के बाकी के प्रश्न रहते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।